नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो हम नए प्रोटीन ढूंढते हैं तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। अब थर्मल स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों है प्रोटीन की, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं प्रोटीन्स के कुछ प्रोटीन्स जो स्ट्रक्चर आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर में आता है, फंक्शनल। और इसका जो ये सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर आता है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज आता है। अब जैसे ही हम इस प्रोटीन स्ट्रक्चर पे अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने लगता है। अब एक पॉइंट के बाद हीट का इतना ज़्यादा हो जाता है कि कॉन्फॉर्मेशन इतना चेंज हो जाता है कि उसके बाद वो प्रोटीन अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर सकता है तो इसकी वजह से वो प्रोटीन अपना ये फंक्शनल खो देता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का जो फंक्शन रहता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम प्रोटीन का थर्मल स्टेबिलिटी ढूंढना क्यों चाहते हैं। एक तो वर्ड ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता करना है कि हमारा जो प्रोटीन है वो कौन से टेम्परेचर पे अपना फंक्शन खो देगा यानी कौन से टेम्परेचर में इतना कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा कि वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर पाएगा, वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं जा पाएगा। तो वो पॉइंट हमें ढूंढना रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है हमें नोवेल प्रोटीन्स का। और जहाँ इसका जो ज़्यादातर यहाँ पे जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है हमारे जीएमओ में या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए आपका कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट ले लेते हैं, कोई आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ले लिया है और उसके अंदर आपने कुछ की चेंजेस किए जीन्स के अंदर। अब उसकी वजह से कुछ उसके अंदर प्रोटीन बन रहे हैं प्लांट के अंदर, जिसके कारण उस प्लांट को फ़ायदा हो रहा है ग्रो होने में। ठीक है, वो अपना अच्छे उसका हेल्प कर रहा है ग्रो होने में प्लांट को। लेकिन अब आप नहीं चाहते कि जब आप उससे खाएं तो वो प्रोटीन आपके अंदर जाके कुछ मतलब परेशानी दे। तो इस कारण से हम उसका प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यानी ज़्यादातर हम ऐसे जीन्स हम उसके अंदर डालते हैं जो हमारे जो खाने बनाने वाले कुकिंग का टेम्परेचर आता है वहाँ पे डीनेचर हो जाए, वहाँ पे उतना कॉन्फॉर्मेशन उसका इतना चेंज हो जाए कि वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन ना कर सके। आप मान लीजिए आपने कोई नया प्लांट लिया है, कोई नया प्लांट बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से, आपने एक नया प्लांट बनाया, उसके अंदर एक नया जीन डाला, उससे एक नया प्रोटीन बना इस प्लांट के अंदर जिसके कारण वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब ग्रो तो हो गया, लेकिन अब जब उसे खाएंगे आप तो आप नहीं चाहते कि आपके अंदर उस प्रोटीन की वजह से कुछ आपके अंदर कुछ तकलीफ़ हो। तो इस कारण वो जो अगर प्रोटीन पकाने पे उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, उसका स्ट्रक्चर टूटने ख़राब हो जाता है, कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, रिलेटिवली मतलब कि लेस स्टेबल हो जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है कि वो प्रोटीन को ईजिली डिग्रेड कर सकती है, तो उसे ईजिली तोड़ सकती है। और अगर एक बार प्रोटीन ईजिली टूट जाता है तो उसको प्रोटीन को तोड़ के सिंगल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंगल अमाइनो एसिड जो रहता है ये बॉडी खुद अपना ऑब्जॉर्व कर लेती है बॉडी के अंदर। तो इसके कारण हम उस जो नया प्रोटीन है उससे होने वाले खतरे को टाल सकते हैं। मतलब हमें हमारे अंदर जाके वो जो नया प्रोटीन है कुछ नया कोई एलर्जी ना दे। तो ये बेसिकली हम इसीलिए चेक करते हैं, हम प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी इसीलिए चेक करते हैं नए प्रोटीन्स की कि वो हमारे अंदर जाके एलर्जी देगा कि नहीं। अगर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे कुकिंग टेम्परेचर में स्टेबल है, मतलब कि उसका प्रोटीन का नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है हमारे जो खाना पकाते हैं उस टेम्परेचर पे स्टेबल है, तो हम खाएंगे जब तो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद भी वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर में रहेगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में प्रोटीन ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो उससे डिग्रेड करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो उस टाइम पे वो हो सकता है कि वो जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें एलर्जी दे। अब जो प्रोटीन एलर्जेंस यानी जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाके हमको एलर्जी देते हैं उन प्रोटीन को प्रोटीन एलर्जेंस कहते हैं। और ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि वो ज़्यादातर टाइम हीट स्टेबल रहते हैं, मतलब कि वो उस टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं जिस टेम्परेचर पे हम अपना खाना पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है, और उसी में अगर दूसरी तरफ देखें तो वो प्रोटीन्स जो हमारे कुकिंग टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड या फिर अपना कॉन्फॉर्मेशन खो देते हैं, ओरिजिनल कॉन्फॉर्मेशन खो देते हैं, वो उन प्रोटीन को हीट लायबल कहते हैं। और ये हीट लायबल प्रोटीन जो रहते हैं ये इनके कारण हमें एलर्जी होने का चांस कम रहता है। अगर हम इसके एग्जांपल देते हैं इंसेक्टिसाइड प्रोटीन CRY1A भी है, तो बेसिकली CRY1A भी एक टाइप का जीन है जो हम अपने पौधों के अंदर डालते हैं और CRY1A के कारण क्राई प्रोटीन बनता है। और ये क्राई प्रोटीन बेसिकली हमारे पौधों को कीटाणुओं से बचा के रखता है। तो जब कोई कीटाणु उस CRY1A जीन को CRY1A जीन वाले प्लांट को खाता है तो CRY1A प्रोटीन के कारण वो कीटाणु मर जाता है। लेकिन अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाए ये जीन
अगर ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाए तो हो सकता है हमें भी एलर्जी हो इससे। तो इसी के कारण हम ये चेक करते हैं कि क्या ये क्रायो1 जीन हमारा जो कुकिंग टेम्परेचर है उस पर स्टेबल है कि नहीं। अगर हमारे कुकिंग टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं रहा और उसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो, मतलब कि लेस स्टेबल हो गया या फिर इजीली डिग्रेडेबल वाला कॉन्फर्मेशन हो गया, तो हम उसे खाएंगे तो हमारा बॉडी जल्दी से इसको इजीली डिग्रेड कर देगा और हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी हमारे अंदर जो क्रायो1 प्रोटीन जो रहता भी है तो उससे हमें मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा, खाली वो एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्रायो1 जीन का जो प्रोडक्ट रहता है ये ज़्यादातर हानिकारक रहता है कीटाणुओं के ऊपर, हमारे ऊपर इतना इसका हानिकारक नहीं रहता है खाली। लेकिन जो उसका मेन जो कंसर्न है इस जीन का वो रहता है एलर्जी की वजह से। अगर ये स्टेबल रहा तो हो सकता है हमारी बॉडी उससे देखे कि कोई ये फॉरेन प्रोटीन है और उससे हमारी बॉडी मतलब कि नेगेटिवली रिएक्ट करे, ऐसे ना एलर्जी उससे कंसिडर करे। अगर हमें किसी प्रोटीन की एलर्जेनिसिटी को देखना है, कुछ उसका स्टेप्स रहते हैं। तो पहला तो रहता है हमें उसे सोर्स देखना कि वो जो प्रोटीन है किस सोर्स से आया है। दूसरा, वो जो प्रोटीन है वो हमारे नॉन एलर्जेन से मिलता जुलता है कि नहीं, मतलब उसका प्रोटीन का सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, वो हमारे जो नॉन एलर्जेन है, मतलब वो प्रोटीन जो पहले से हमको पता है कि एलर्जी देते हैं, उनसे मिलता जुलता है कि नहीं। अगर उससे मिलता जुलता रहा तो इसका मतलब कि ये वाला हमारा जो नया प्रोटीन है ये भी एलर्जी दे सकता है। तीसरा है हमें उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा और हमें उसकी ससेप्टिबिलिटी यानी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या फिर हीट स्टेबिलिटी ये सबको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कि हम कौन से टेम्परेचर पे ये प्रोटीन डिग्रेड हो सकता है या फिर कौन से मतलब कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन पॉसिबल है, उसका हमें स्टडी करना पड़ता है। अब ज़्यादातर टाइम हमें देखने को मिलता है एक कोरिलेशन हीट स्टेबिलिटी और एलर्जेनिक पोटेंशियल का। मतलब अगर कोई प्रोटीन हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल यहाँ पे मतलब मैं इसकी अपनी कुकिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो प्रोटीन्स जो हमारे कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन अगर ऐसे नए प्रोटीन्स अगर जितने ज़्यादा हीट स्टेबल रहते हैं उतने ज़्यादा ही वो उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन देने का पॉसिबिलिटी रहता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसी कारण जो सबसे पहला काम हम करते हैं प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी चेकिंग में, कि हम चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है कि नहीं। तो हम प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं कुछ टाइम के लिए और देखते हैं कि वो उसके बाद भी वो एक्टिव है कि नहीं, प्रोटीन सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर प्रोटीन फिर भी काम कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रोटीन स्टेबल था और उससे हीट से उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम वो प्रोटीन को फर्दर टेस्टिंग के लिए फॉरवर्ड करते हैं। अब प्रोटीन को कैसे प्रोटीन आगे कैसे टेस्ट होगा इसका कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है, हर एक प्रोटीन अलग अलग होता है और इसके कारण ही हर एक प्रोटीन को टेस्ट करने का क्राइटेरिया और मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं। उसके कारण कोई सेट गाइडलाइंस तो नहीं है प्रोटीन को मेजर करने का, बट लेकिन एक स्टैंडर्ड हम जब टेस्ट करते हैं प्रोटीन्स का तो हम उसमें थर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग ज़रूर करते हैं, ऐसे पता करने के लिए कि ये प्रोटीन हमारे एलर्जी देगा कि नहीं देगा, और ये हमें कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। तो हम जब अब जो बेसिक इसका ऐसे रहता है हमारे प्रोटीन को ये प्रोटीन का थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने नए प्रोटीन का पहले तो प्यूरिफाइड फॉर्म लेंगे। अब ये जो प्यूरिफाइड प्रोटीन है हमारा ये हम उसके लायक बफर में डालेंगे, मतलब उस बफर में डालेंगे जिस बफर के अंदर वो प्रोटीन काम कर सके। अब एक बार वो ये सब पता चल के एक बार ये सब मिक्सचर हो गया तो उसके बाद हम उस प्रोटीन के मिक्सचर को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, मतलब अलग अलग जो प्रोटीन जो टेस्ट ट्यूब्स रहेंगे जिसके अंदर हमारा एक सेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स रहेगा, उस टेस्ट ट्यूब्स को हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे। तो ये टेम्परेचर का रेंज आता है 25 से 95 डिग्री सेल्सियस और ये हम 30 मिनट तक रखते हैं। मतलब एक टेस्ट ट्यूब 25 पे रहेगा तो दूसरा टेस्ट ट्यूब मान लीजिए 30 डिग्री पे रहेगा, तीसरा टेस्ट ट्यूब 35 डिग्री पे, चौथा टेस्ट ट्यूब 40 डिग्री पे, ऐसे ऐसे हमारा टेस्ट ट्यूब का अलग अलग हम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं 30 मिनट्स के। अब 30 मिनट होने के बाद हम जल्दी जल्दी वो टेस्ट ट्यूब्स को कलेक्ट करते हैं और ये सारे टेस्ट ट्यूब का फिर कूलिंग होता है, रैपिड कूलिंग करते हैं, मतलब जल्दी से उससे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं। अब इसके बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया तो हम उसके अंदर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। बेसिकली चेक करते हैं कि अगर वो टेस्ट ट्यूब किन किन टेस्ट ट्यूब में वो जो हमारा प्रोटीन है वो उसका ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। अगर वो प्रोटीन अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब नंबर 3 जो हमने 35 डिग्री सेल्सियस पे रखा था उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिख रही है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन जो है वो अभी भी स्टेबल था और उसके अंदर कोई कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हुआ है, तो इसके कारण वो हमें अभी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। अगर हम मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब था जो 80 डिग्री के ऊपर रखा था और वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं दिख रही, तो हम इससे पकड़ के हम इससे ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन्स थे वो डिग्रेड मतलब कि उनका कॉन्फर्मेशन चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा,
हमारे टेम्परेचर की वजह से, और इसी कारण वो अपना कॉन्फर्मेशन खोने के कारण अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं दिखा सकते। तो हम इस पॉइंट को पकड़ के चलेंगे कि यहाँ पे इस प्रोटीन का जो थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट है वो 80 डिग्री तक है, मतलब 80 डिग्री और इसके ऊपर ये प्रोटीन स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, और इसके नीचे इसका स्टेबिलिटी रहता है प्रोटीन का। अब जब मैंने बात किया था कि वो 80 डिग्री पे हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कि वो डिग्रेड हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम उस मतलब कि बेसिकली वो टेम्परेचर ढूंढते हैं जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन एक्टिविटी है वो हमारे ओरिजिनल जो नॉन ट्रीटेड, मतलब कि वो प्रोटीन जिस पे हमने कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं किया, ओरिजिनल प्रोटीन जो हमने लिया था उसके 10% एक्टिविटी वाला हम टेम्परेचर ढूंढते हैं। मतलब कि वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन एक्टिविटी है, प्रोटीन का एक्टिविटी वो 10% हो जाए उसके ओरिजिनल एक्टिविटी को, तो उस पॉइंट को हम बेसिकली हम कंसिडर करके चलते हैं कि यह पॉइंट मतलब कि हमारा ये पॉइंट हमारा है जहाँ पे हमारा प्रोटीन स्टेबल नहीं है इस टेम्परेचर पे। अब जो हमारा प्रोटीन का ये सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा प्रोटीन कितना सेफ़ है हमारे लिए, वो बेसिकली हमारे इंटेंट ऑफ यूज़ के ऊपर है। मतलब कि हम किस प्रकार उस प्रोटीन का यूज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोटीन हमारे लिए सेफ़ है कि। मान लीजिए हमारा, जैसे हमने कहा कि हम कुछ ज़्यादातर खाना हम पका के खाते हैं, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि हमारा जो प्रोटीन है वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि हम कुकिंग के बाद ही उसके खाएंगे। तो उस टाइम पे हमें वही उसका रिलेवेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाता है हमारा कुकिंग टेम्परेचर। लेकिन अगर कोई प्रोटीन कोई हम चीज़ है, फल फ्रूट है जो हम रॉ ही खा रहे हैं, मतलब कच्चा ही खा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोटीन का थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास का होना चाहिए। मतलब कि उस रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर पे वो प्रोटीन स्टेबल नहीं होना चाहिए, और वो अपना कॉन्फर्मेशन चेंज, मतलब कि इतना चेंज हो जाए कि वो अपना फंक्शन ना दिखा पाए और इजीली डिग्रेड हो जाए। तो उस टाइम पे हम ये रॉ टेम्परेचर जो हम फूड रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, उस टाइम पे जो हमारा प्रोटीन थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए वो हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर के नीचे रहना चाहिए। मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के नीचे ही वो डिग्रेड हो जाना चाहिए प्रोटीन, और एटलीस्ट उसका मतलब कॉन्फर्मेशन इतना अनस्टेबल हो जाना चाहिए कि वो इजीली डिग्रेडेबल हो जाए हमारे बॉडी के लिए। अगर हम प्रोटीन को एसेस करते हैं, उसका एसेसमेंट कुछ पैरामीटर्स होता है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि हर प्रोटीन अलग अलग रहता है, तो उसकी वजह से उसमें अलग अलग मेथड से उसका बेसिकली उसको अप्रोच करते हैं कि वो हमारे लिए घातक है कि नहीं। तो एप्लीकेबल मेथड यूज़ होना चाहिए अलग अलग प्रोटीन के लिए। और इसके अलावा हमें जो प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी हम हमेशा उसके नॉर्मल जो ओरिजिनल जो उसका काउंटर पार्ट है, जो ओरिजिनल कंट्रोल वाला प्रोटीन है जो उससे हम आइस के ऊपर रखते हैं, उससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट के बाद वाला प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी कितनी है हमारे ओरिजिनल प्रोटीन से। अब इसके अलावा हम ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि हमारा 10% बेसिकली थ्रेशोल्ड लेवल रहता है। मतलब कि अगर ट्रीटमेंट के बाद हमारा जो प्रोटीन एक्टिविटी है वो 90% चली गई है और खाली 10% बची है, तो उस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा ये यहाँ पे प्रोटीन मतलब कितना अनस्टेबल हो जा रहा है इस टेम्परेचर पे कि हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब एक बार हमने प्रोटीन को ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद हमें देखने में मिल गया कि उसकी एक्टिविटी भी कम हो चुकी। अब इसके बाद भी हम टू बी डब्ल्यू श्योर हम कई सारे और टेस्ट भी करते हैं कि जिससे हम कंफर्म हो सके कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड, मतलब कि चेंज हो चुका है इतना कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें से ही एक ऐसा मेथड है SGS वेज का। बेसिकली इसमें हम हमारा जो अनट्रीटेड प्रोटीन रहता है, ट्रीटेड प्रोटीन लाते हैं, जैसे 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 80 90 जितना भी अपने ट्रीटेड प्रोटीन है उसको लिया है, और हमारा एक प्रोटीन ऐसा है, एक मतलब कि एक लाइन ऐसा रहती है जहाँ पे हम बेसिकली वो प्रोटीन डालते हैं जिसमें सिर्फ 10% ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन की एक्टिविटी बची रहती है। मतलब कि वो प्रोटीन प्रोटीन सोल्यूशन जिसमें 90% एक्टिविटी चली गई है और 10% खाली रह चुकी है, तो वो भी एक लाइन में हम इसे ऐड, ये एक SGS पेज की एक लाइन में उससे भी ऐड करते हैं, और फिर बाकी सबको हम रन करते हैं। अब जब रन होने के बाद हमें बेसिकली बैंड्स मिलते हैं, तो हम डबली श्योर हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने 80 डिग्री पे आपने देखा, ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो ये एक्टिविटी नहीं दे रहा था, या फिर प्रोटीन एक्टिविटी 80 डिग्री ट्रीटमेंट के बाद बहुत ही 10% ही बची थी, तो हमारा 80 डिग्री का जो बैंड है प्रोटीन का वो हमारे 10% ऑफ एक्टिविटी वाले बैंड से मैच होना चाहिए। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो ये 80 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा प्रोटीन एक्टिविटी है वो खाली 10% ही बच रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, अगर हम अपना प्रोटीन का एक बार हमने इसका सब
टेस्ट कर दिया, उसके बाद हम इसका रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो मान लीजिए आपके जो प्रोटीन का टेस्ट ट्यूब्स हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रही है, तो हम उस टेम्परेचर को स्टेबल मानते हैं, मतलब कि वो उस टेम्परेचर पे हमारा प्रोटीन स्टेबल रहेगा। अगर हमारा प्रोटीन 50 से 10% बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है किसी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर्स पे, तो उससे भी हम पार्शली स्टेबल टेम्परेचर्स मान सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पे हमारा प्रोटीन 10% से भी लेस मतलब कि एक्टिविटी दिखा रहा है, 10% या उससे भी लेस एक्टिविटी दिखा रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग मान सकते हैं कि वो एक लायबल टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है वो हीट लायबल बन जाता है हीट स्टेबल से। तो अगर 10% से ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है तो उस टेम्परेचर पे हमारा प्रोटीन हीट स्टेबल है। और अगर हमने ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे हमारा 10% से कम एक्टिविटी दिखा रहा है तो उस टेम्परेचर पर हमारा प्रोटीन हीट लायबल है। अब डेटा एंड रिपोर्टिंग, अगर हमारा जो प्रोटीन हमने जो ये सब टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया हमारे नए प्रोटीन के बारे में, हमने देखा कि कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे नहीं स्टेबल है, कहाँ पे ये 10% से एक्टिविटी कम दे रहा है, कहाँ पे ज़्यादा दे रहा है, तो वो सब हम डेटा कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में है ये। तो बेसिकली डेटा एंड रिपोर्टिंग, तो हर एक टेम्परेचर को हमने नोट डाउन करना है कि हमने कौन से टेम्परेचर पर ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट क्या क्या है। अब इसके अलावा हमें उस जो हमने टेम्परेचर पे रखे टेस्ट ट्यूब, उससे हमेशा हम हमारे ओरिजिनल जो आइस पे रखा है कंट्रोल ट्यूब, उससे हम कंपेयर करते हैं। अब इसके अलावा हमें पहले ही हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारे जो प्रोटीन का अंदर जो एक्सपेरिमेंट है इसमें वेरिएबिलिटी कितनी आ सकती है। और अगर वेरिएबिलिटी एक बार कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जब एक्सपेरिमेंट के बाद स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स के लिए हमें कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो ये सब पहले हमें एक्सपेरिमेंट से पहले सोचना रहता है, वेरिएबिलिटी और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, और उसका कितनी बार रिपीट करना है। अब इसके अलावा जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट रहता है उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए। तो हमारे टेस्ट रिपोर्ट के अंदर पहले तो हमारा टेस्ट प्रोटीन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, जो हमने जिसके ऊपर हमने टेस्ट करने वाले उस टेस्ट प्रोटीन के बारे में सब कुछ लिखा रहना चाहिए। उसका फिजिकल स्टेट, उसकी प्योरिटी, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ किया है, कौन से सोर्स से हमने ये लिया है, अगर बैच से किसी बैच से लिया है तो उसका बैच नंबर या फिर लॉट नंबर भी हमें लिखना पड़ता है। उसके कौन से स्टोरेज कंडीशंस थी और उसकी आइडेंटिटी क्या थी प्रोटीन की, या फिर उसके मतलब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब बेसिकली हमें टेस्ट प्रोटीन के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं हमें टेस्ट रिपोर्ट में वो सब हमें देना पड़ता है, जहाँ जो भी चीज़ रेलेवेंट है। अब इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंस, बेसिकली हमारा जो एक बार हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया और हमारा जो भी रिजल्ट आए, अब इस रिज़ल्ट को हम बेसिकली उसकी इक्विवेलेंस मतलब कि उसके बराबर वाले से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमने बेसिकली क्या कहा था कि हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया है और उसके अंदर हमने एक नया प्रोटीन डाला जिसकी वजह से उसको उगने में या फिर ग्रो होने में हेल्प हो रही थी। तो अब कंपेयर करने के टाइम पे हम अपने जो प्लांट लिए है इसको और इसके ओरिजिनल फॉर्म जिस प्लांट्स में हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके नए वाले प्लांट को बनाया था, वो ओरिजिनल सोर्स वाले प्लांट को से हम कंपेयर करेंगे हमारा नया प्लांट। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि वो जो सोर्स प्लांट था और हमारा जीएमओ प्लांट था, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है और उसके हिसाब से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। अब इसके अलावा जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट आता है उसके अंदर हमें अपना टेस्टिंग प्रोटोकॉल को डिटेल में लिखना रहता है कि हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया, और उसके मतलब करते वक्त हमने कौन से केमिकल्स का यूज़ किया है, कौन से रिएजेंट्स का यूज़ किया है, कंट्रोल्स कैसे थे, कहाँ पे रखे थे, स्टैंडर्ड्स याद क्या के लिए थे, वो सब हमें पूरे डिटेल में हमें मेंशन करना रहता है हमारे टेस्ट रिपोर्ट में। फाइनल जो रहता है रिपोर्ट का बात आता है वो रहता है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हमें बेसिकली हमारे जो ऐसे जो भी सब जो ऐसे किया है हमने वो सब ऐसे इसका रिज़ल्ट हमें देना रहता है वो रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट में। और एक इसके अलावा टेबल ऑफ कंपैरिजन बहुत ही हेल्पफुल रहता है ऐसे हमारे रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट्स के लिए। तो वहाँ पे एक टेबल ऑफ कंपैरिजन हम डिफरेंट टेम्परेचर्स का, मतलब कि हमारा प्रोटीन जो रहेगा वो डिफरेंट टेम्परेचर पे कितना एक्टिविटी दिखा रहा था, कितना स्टेबल था, वो सब एक टेबल फॉर्मेट में हमें देना रहता है। और उसका जो लास्ट में रहता है वो रहता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी बेसिकली हम इसमें लास्ट में बताते हैं कि हमारा जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है इससे जो हमने रिज़ल्ट मिला है वो स्टैटिस्टिकली कितना रिलायबल है। अगर वो स्टैटिस्टिकली ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा तो फिर वो पूरे रिज़ल्ट का ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं बनता। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।